आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो। इंतखाबात 90 दिन में तो होने चाहिए, ये तो 73 के आइन में मोटा मोटा लिखा हुआ है, मगर तारीख़ तय करने का इख्तियार किसे है? पहले ये सवाल भी नहीं उठता था, सबको पता था कि कौन तय करता है। लेकिन अब चूँकि बाल की खाल निकालने का ज़माना है, दूसरे को नीचा दिखाने का और ख़ुद को ऊंचा रखने का ज़माना है, लिहाजा जो सिंपलेस्ट किस्म की जो क्लॉजेज़ हैं आइन की, वो भी पेचीदा बना के पेश की जाती हैं। तो ये जो सिंपल बज़ाहिर हम समझते थे पिछले 43 साल से कि भाई इंतखाबात 90 दिन में होते हैं और उसका ऐलान जो है वो तो फॉर्मेलिटी होती है। अब ये सवाल तय होना है इसका जवाब कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मजाज है तारीख़ के ऐलान का, सूबे का गवर्नर मजाज है अगर सूबाई असम्बली टूटती है, या फिर सदर ममलिकत भी चीफ़ इलेक्शन के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बाबत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने वाज़ेह हुक्म दिया था कि गवर्नर जो है तारीख़ का ऐलान करें। गवर्नर पंजाब ने सुनी कर दी, उन्होंने अपना कोई फ़लसफ़ा बयान कर दिया। इसी तरह की एक दरख्वास्त जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में भी ज़ेर समात है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच के सामने एक मुकदमा आया CCPO लाहौर का तकर्रुर व तबादले का जो कंट्रोवर्सी थी जस्टिस अपना ग़ुलाम मोहम्मद डोगर उनके बारे में। तो उस 3 रुकनी बेंच के 2 जजों ने चीफ जस्टिस से कहा कि ये जो है इलेक्शन का 90 दिन का मामला, इस पे असखुद नोटिस लिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस लेते हुए 9 रुकनी बेंच का ऐलान कर दिया। अब 9 रुकनी बेंच जो है उस पे हुकूमत ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि इसमें जो 2 सीनियर मोस्ट जज हैं वो क्यों नहीं हैं, और 2 जजेस ऐसे हैं जिन पे ख़ुद हुकूमत के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये क्या है। इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक जज साहब का नाम लेके कहा कि ये क्यों है, उनके बारे में मुबैना तौर पे कैसेट्स भी आई थी। बहरहाल जब समाअत शुरू हुई तो जो 4 जज थे 9 रुकनी बेंच के, उन्होंने अपने नोट्स लिखे और उसका मरकज़ी नुक्ता यही था कि आर्टिकल 184 के तहत क्या ये केस बनता है सुमोटो का या नहीं। खैर, ये जब सिलसिला शुरू हुआ, दराज हुआ, तो एक दरमियानी राह ये निकाली गई कि बजाय इसके कि मज़ीद बड़ा बेंच किया जाए या फुल कोर्ट इस अहम आइनी सवाल की समाअत करे, जो 9 रुकनी बेंच था वो छोटा करके 5 रुकनी हो गया। तो जो 2 जज जिन पे हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्होंने भी ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया, और जो 2 लोग जिन्होंने नोट लिखा था मोअज़्ज़ज़ जज, उन्होंने भी ख़ुद को अलग कर लिया। तो अब ये जो 5 रुकनी बेंच है इसने आज मुकदमे की समाअत की। हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अति दिग्गज किस्म के वकील और हमारी बरादरी के एक रुकन यानी एंकर एक चैनल पे हैदर वहीद आज मौजूद हैं। हैदर साहब, ये जो मुकदमा है 90 दिन के ऐलान का, इसका तो जो फ़ैसला होगा सो होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से क्या वाइब्स आ रही हैं, ये जो मैंने राम कहानी सुनाई है इसके बाद? आपने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरे ख्याल से, और आपकी बात ये दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके रवैये के हवाले से अभी से ये तो ज़रूर कहा जा सकता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से कोई बहुत ज़्यादा अभाम नहीं है जी। और असल में जो जिस चीज़ की वजह से कुछ अभाम हो भी सकता था, तो वो नुक्ता था जो कि अतहर मनल्ला साहब ने उठाया था कि क्या हम पहले ये ना देखें कि क्या डिसोल्यूशन भी आईनी थी या नहीं थी। अब जहाँ तक डिसोल्यूशन की बात है, तो अनलाइक इमरजेंसी पावर्स या गवर्नर्स रूल और दीगर जो ऐसे मामलात हैं, वहाँ पे ये दर्ज है कि ये हालात होंगे, ये वाक़यात होंगे, तो फिर गवर्नर्स रूल लग सकता है, फिर इमरजेंसी नाफिज हो सकती है। लेकिन वज़ीर आला की जो एडवाइस है, उसके बाद जो वज़ीर आला की एडवाइस डिसॉल्व करने के हवाले से जो है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि वो किन सूरत हाल में हो सकती है। लिहाजा एक ही नुक्ता वहाँ रह जाता है कि बदनीयती पर मबनी ना हो, अल्टीरियर मोटिव की पर मबनी ना हो, वज़ीर आला पे इमरान खान का दबाव ना हो। अब यहाँ पे आज तो वज़ीर आला आके कह देंगे कि भाई मुझ पे कोई दबाव था, तो वो दिल के हाल बताना फिर मुश्किल हो जाता है, और मैलिफाइडी दिखाना कोर्ट में मुश्किल है। हालांकि मुझे पता है, ज़रार को पता है, वुसत साहब आपको भी शायद पता ही होगा
कि खान साहब ने दबाव डाला था वजीर आला पे कि डिसॉल्व करो, और बिल आखिर फिर उन्होंने की। लेकिन ये चीज कोर्ट में दिखाना जो है वो एक बिल्कुल अलहदा बात हो जाती है, क्योंकि बदनीयती जो है वो बहुत ठोस एविडेंसेस पे बताई जाती है, वरना तो हर कोई किसी के दिल पढ़ना शुरू कर देगा। तो बहरहाल इस नुक्ते को तो चीफ जस्टिस साहब ने हटा ही दिया। तो सवाल वही रह गए जो कि मेरे ख्याल से आसान है और एक हद तक गैर ज़रूरी भी हैं। बिलफर्ज आप मुझे बताएं, जहां तक ये बात तय है, और अगर ये बात तय है, मेरे नज़दीक तय है कि 90 दिन के अंदर की आपको तारीख दे देनी चाहिए थी शुरू में, और फिर इलेक्शन 90 दिन के अंदर की जो डेट आप देंगे, अगर किसी वजह से उस वक्त नहीं हो सकते, कोई अल्लाह ना करे जलजला आ गया, अल्लाह ना करे खाना जंगी हो जाए, तो वो उस वक्त की बात है। लेकिन तारीख तो आपने जो है किसी भी हाल में 90 दिन के अंदर देनी है। और फिर इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, वो आपने तय करने के बाद उस वक्त के हालात पे छोड़ना था। तो अब बात अगर यही रह गई कि चलें देनी थी 90 दिन के अंदर की देनी थी, कि अब कौन देगा। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि ईसीपी स्केड्यूल देगी गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद, लेकिन ईसीपी स्केड्यूल देगी। आइन में लिखा हुआ है कि गवर्नर साहब जो हैं वो तारीख देंगे, लेकिन गवर्नर साहब कहते हैं कि भाई वो तो जब है कि अगर 48 घंटों में मैंने डिसॉल्व की होती बाइंडिंग एडवाइस पे, मैंने तो नहीं की, वो तो बाई इफ्लक्स ऑफ टाइम 48 घंटों में हो गई डिसॉल्व, तो लिहाजा मैं डेट नहीं दूंगा। तो अब गवर्नर डेट देगा नहीं, ईसीपी का आइन में नहीं लिखा डेट देने का, लेकिन यह जरूर है कि लाहौर हाई कोर्ट ने स्केड्यूल जारी करने का उन्हीं को कहा है। फिर तीसरी चीज ये रह गई कि इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि सदर पाकिस्तान बट आफ्टर कंसल्टेशन विद ईसीपी, क्योंकि ईसीपी ने इलेक्शन कराने होते हैं, लेकिन सदर पाकिस्तान भी डेट दे सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिवली तो केयरटेकर सीएम पंजाब से भी किसी को पूछना चाहिए कि भाई आप एडमिनिस्ट्रेटिव मावनत जो है वो कब बेहतर और ऐसन तरीके से कर सकते हैं हमारी। बहरहाल इसका तो कहीं जिक्र नहीं है। तो अब देखें, आप मुझे बताएं जरार, ये इसमें आ जाए कि जरार डेट देगा, वुसत साहब डेट देंगे या हैदर वही डेट देगा, भाई डेट तो 90 दिन के अंदर डेट तो देनी है ना। हाँ, तो मुझे नहीं, इट्स अ मच अडू अबाउट नथिंग के कौन डेट मच अडू अबाउट नथिंग। अच्छा ये हैदर, अब यहाँ पर अब यार हैदर, आप सिर्फ वकील नहीं, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, तो मैं थोड़ी सी एक सिनेरियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब आपको पता है कि आजकल जैसे मरियम नवाज शरीफ की साहिबा की स्पीचेस में, अभी बिलावल का भी एक स्टेटमेंट आया है, तो अब मजीद कंट्रोवर्शियल हुआ जा रहा है। और माजी में भी हमने देखा है कि अगर पीटीआई के खिलाफ कोई फैसला आता है तो फिर वहां पर भी बातें होती है, वो जो मैजिस्ट्रेट जेबा, और बहुत लंबी लिस्ट है। अब जब ये बेंच बना था, जिसी तरह सुओ मोटो लिया है, हक है, इख्तियार है, नहीं है, वो एक अलग बात है, अपने ले लिया है, तो ये लोगों ने पॉइंट आउट किया कि यार इसमें आपने जस्टिस काजी फाइज ईसा को अगर आप शामिल कर देते, अगर आप जस्टिस सजाद मलिक को भी शामिल कर देते, 11 रुकनी बेंच बना देते, फुल कोर्ट बना देते, तो कोई हर्ज नहीं होता। बल्कि ये जो तसव्वुर, मैं तसव्वुर का ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जी कोई डिवीज़न है या ऐसी कोई चीज़ है, इख्तिलाफ राय है और उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो एक जो शक है लोगों के जहन में, वो एक हट जाता है। कम से कम आपको इस चीज़ पर टारगेट नहीं किया जाता। उल्टा हमने देखा है कि 9 से 11 क्या 9 से 5 पर आ गए हैं। तो क्या जरूरी है चीजों को कंट्रोवर्शियल करना? इसको कोई बेहतर तरीके से नहीं हैंडल किया जा सकता था आपकी नजर में? देखिए, इस पे एक शेर है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक। तो अब बात यह है कि देखें, ये बात तो है कि सवाबदीद तो चीफ जस्टिस साहब की है। अब दुनिया में बेशतर जिस तरह यूएस सुप्रीम कोर्ट में तो सारे जजेस बैठते हैं, यहाँ पे सवाबदीद चीफ जस्टिस की है कि वो बेंचेस बनाए और कितने की बनाए, कितने लोग जजेस की बनाए और कौन से इश्यूज पे सुओ मोटो ले और कौन सा केस कहाँ लगाए। अब ये एक बहुत बड़ी पावर है जो कि चीफ जस्टिस के पास यहाँ है और इसे रिविजिट होना चाहिए ताकि ये उंगलियां ना उठें, और अगर कोई उंगली उठाए तो वो बेवकूफ़ लगे और उसको 3 उंगलियां अपने ऊपर पॉइंट होती हुई नजर आए, ना कि वो उंगली जो अदलिया पे वो पॉइंट करे। तो आपको मुतनाज़ा नजर भी नहीं आना चाहिए, होना ना होना तो मैं नहीं जा रहा, लेकिन आपको अपने तौर पे ये जरूर करना चाहिए कि लोग, क्योंकि देखें यहाँ तो सियासत इतनी पोलराइज्ड है इस वक्त के जुडिशरी हो जाए, उनके फैसले हो जाएं या मईशत के फैसले हो जाएं, सब पोलिटिसाइज, बिकॉज यहाँ पे पॉलिटिकल एडवर्सरी नहीं है, आप कोई दुश्मन है, तख्त है या तख्ता है, या आप पीएम हाउस में होंगे या जेल या एग्जाइल में होंगे। और इसी तरह जमहूरियत मरती है जब दुश्मनियां हो जाएं, जब आप इतने डेस्परेट हो जाएं कि भाई मैं पावर में नहीं हूं तो जेल में हूं। इसीलिए वकील को कहा जाता है कि भाई आप जिसका केस लड़ रहे हो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं रख सकते, क्योंकि फिर मैं कवानीन और बाकी चीजों को नजरअंदाज करते हुए एक इंटरेस्टेड पार्टी बन जाऊंगा ना। इसीलिए कहा जा, तो ये प्रॉब्लम ये आ जाती है कि द वे यू आर सीन में
कुछ खुद भी दानिशमंदाना बातें की जा सकती हैं। बहरहाल अब देखें, जो 2 जजेस जिनको पब्लिकली मुतनाज़ा बनाया गया वो तो रिक्यूज कर चुके हैं अपने आप को, और 2 जजेस जिन्होंने इख्तिलाफी नोट दिया वो भी रिक्यूज अब अपने आप को कर चुके हैं, और जो 2 जजेस जिन्होंने इख्तिलाफी नोट अभी तक दिया लेकिन उन्होंने रिक्यूज नहीं किया, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि भाई बेंच से मैं अपने आप को रिक्यूज नहीं करूंगा, मुझे इख्तिलाफ है कि सुओ मोटो किस तरह लिया गया, बेंच की तश्कील क्या है, लेकिन इसका इजहार मैं एज अ जज इस केस में करूंगा। बिल्कुल, मैं इसका एहतजाज सियासी नहीं करूंगा, जुडिशली करूंगा, जैसे करना चाहिए जी। तो अब ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच और ये सारी चीजें, बेहतर यही होता कि फुल कोर्ट बनती, बेहतर यही होता कि ये जो 2 सीनियर जज साहिबान हैं ये भी बेंच का हिस्सा होते, और ऐसा होना नहीं चाहिए था कि अगर ना भी होते तो उंगलियां उठें, लेकिन इस माहौल में जब आपको पता है कि उठेंगी तो आप कुछ अपने तौर पे भी इसको प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। बैल मुझे मान वाला अगर हुकूमत की नीयत है ही नहीं और उसे ने हर जगह स्पीड ब्रेकर्स बनाने हैं, तो ये बताइए, फ़र्ज़ करें ये फैसला 4-5 दिन में आ जाता है कि जी कौन मजाज है डेट के ऐलान का, उसके बाद ये जो 5 रुकनी बेंच फैसला करेगा तो हुकूमत फिर इसी पे नज़र सानी की अपील में भी जाएगी, तो फिर एक नया बेंच बनेगा या यही बेंच दोबारा सुनेगा। तो 45 दिन की जो है ज़रूरत आइन के तहत, 90 दिन के में 45 दिन की जो ज़रूरत है वो उसका क्या होगा? फिर वो एक नया आइनी सवाल नहीं खड़ा होगा कि जी अब तो 91 दिन पे जा रही है बात या 100 दिन पे जा रही है, उसका फिर क्या होगा? एक दरिया के आगे फिर नया दरिया। देखें, इसमें बड़ा आसान है ये, अगर आइन में लिखा हुआ है अगर कोई चीज आइनी मुद्दत में ना हो तो वो चीज गैर आइनी नहीं हो जाती, वरना तो कोई भी जान के 2 दिन बाद करा देगा इलेक्शन, जो पावर में हो कहेगा मैं ही रहूंगा, ये तो इलेक्शन ही गलत होगा। तो जो चीज आइनी मुद्दत के बाद होगी वो चीज बचेगी, लेकिन अगर आप जान के उसको आइनी मुद्दत के बाद कराएंगे तो आपका गैर आइनी अमल फिर भी गैर आइनी होगा, और वो भी कॉन्सिक्वेंसेज जो उसके होंगे वो आपके होंगे। लेकिन ये नहीं है कि अगर 91 दिन हो जाए या 100 दिन के बाद हो जाए तो वो इलेक्शन गलत है। हाँ, जाहिर है कि अभी कोशिश जज साहिबान की यही होगी कि 90 दिन के अंदर की तारीख हो, 5-8 दिन आगे की भी हो जाती है तो वो बात नहीं है। बेनज़ीर साहिबा की जब शहादत हुई थी तो हमें इलेक्शन आगे तो करने पड़े थे, लेकिन ज्यादा नहीं आगे करने पड़े थे, और वो तो आगे की बात है ना कि क्यों आगे करने पड़े। इस वजह से आगे करने पड़े कि गवर्नर कह रहा है कि मैं टेबल टेनिस खेलूंगा, तुम करो, ईसीपी कह रही है नहीं मैं तो नहीं कर सकती, तुम करो। देखें, जो सारे इदारे हैं उनकी आईनी जिम्मेदारी है कि वो मावनत करें ईसीपी की, और हर तरह से इलेक्शन करवाने की तरफ जो भी उनके वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करें, क्योंकि एक जमहूरियत में, आईने पाकिस्तान में, इससे बड़ी जिम्मेदारी कोई नहीं है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे हों, ड्यू हों। अब प्रॉब्लम लेकिन ये जरा देखें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। आज तो हम बड़ी अच्छी आइन की बातें कर रहे हैं, आप जाएं और नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा को अगर ये बात कहेंगे तो वो आपको आगे से ये कहेंगे कि आपका आइन उस वक्त कहाँ था जब हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही थी, जब 7 दिन में 6 दिन हमारी पेशियां होती थीं, जब हमें निकाला भी, जेल में भी डाला, इलेक्टोरल रोल से भी निकाला, उसके बाद कैंपेन भी नहीं करने दिया, हमारी पार्टी को हरवाया, इलेक्टेबल्स को निकलवाया। ये जो सारे मामला जब हुए, इसीलिए आज मरियम साहिबा कह रही हैं इसका अजाला ये कि अब इमरान के साथ भी ये हो। लेकिन जाहिर है कि वो तो ये सियासी एक तो बात कर सकती हैं, ऊपर से उनके साथ पर्सनली ये हुआ है, लेकिन अजाला असल में ये है कि नवाज शरीफ साहब अहल हों। असल में अजाला ये है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो डिसएडवांटेजेस नवाज शरीफ साहब को फेस करने पड़े उस फेज में वो रिवर्स हों, ताकि पाकिस्तान की आवाम डिसाइड करे, और जज साहिबान भी डिसाइड नहीं करें, मीडिया भी डिसाइड नहीं, हम भी बैठ के अदालतें लगा लेते हैं। देखें, एक दफा आप जो है ना, ये पाकिस्तान की आवाम को फैसला अब करना पड़ेगा। एटलीस्ट सिंस बांग्लादेश इट इज नेवर बीन मोर इम्पोर्टेंट, इट वाज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, बट इट इज नेवर बीन मोर इम्पोर्टेंट देन टुडे। बट ये बात मरियम साहिबा की बिल्कुल सही है कि नवाज शरीफ साहब को भी बैलेट पे होना चाहिए, और उसी तरह से इमरान खान से मुकाबला करने का पूरा मौका होना चाहिए, ताकि ये एक रॉन्ग राइट हो सके, और सबसे बड़ी बात है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमें मिल सके, क्योंकि इस वक्त ये मुल्क की अशद जरूरत है। अच्छा हैदर बिल्कुल, अब आखिरी आपसे एक सवाल है कि होना ऐसे ही चाहिए। अब आप अपनी पॉलिटिकल एनालिस्ट वाली हैट पहनकर इसका सवाल का जवाब दे सकते हैं। होने चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड, होनी चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। आजकल के हालात में आपको ये मुमकिन लग रहा है?
नहीं, ये तो बड़ा क्लियर लग रहा है कि किसी भी हद तक जाने को तैयार है हुकूमत के इलेक्शन ना हो। किसी भी हद तक का मतलब लिटरली इस वक्त समझें, किसी भी हद तक जहां भी उनका इख्तियार होगा वो उस हद तक जाने को तैयार नजर आते हैं। खान साहब दूसरी तरफ आपको पता है कितने ढीठ हैं, तो वो भी कोई घर पे जाके जो है वो अपने मुंह पे प्लास्टर वो वाला पैर वाला बांध के बैठने भी नहीं वाले। वो तो पैर पे प्लास्टर बांध के बैठे हैं ताकि अदलिया को सामना ना करना, केसेस आगे ना बढ़े, डिस्क्वालीफाई ना हो। वो प्लास्टर मुंह पे तो वो भी बांधने नहीं वाले। तो आगे तनाव ही तनाव है, और अगर ये इलेक्शंस जो है वो उनको रेजिस्ट किया जाएगा तो स्टेबिलिटी जाहिर है कि नहीं आएगी। अब फेडरल गवर्नमेंट का इलेक्शन मांगना खान साहब के हवाले से गलत है, पंजाब का मांगना सही है। आइन और कानून के मुताबिक ये चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती का अजाला भी आइन के दायरे में ही ढूंढना चाहिए, और आइन के दायरे में है इसका अजाला और होना चाहिए। और उसी तरह से ये भी ज़रूरी है कि हम किसी भी तरह से जो है ये इलेक्शंस को रोकते जो एक कीमत, लेट्स से कि हम इमरान खान के खिलाफ हैं, इमरान खान को इक़्तिदार देने की जो कीमत हम समझते हैं कि है, जो जिस वजह से हम उसे इक़्तिदार नहीं देना चाहते, तो आज उसे अगर अननेचुरली आप इक़्तिदार से महरूम करेंगे तो उसकी भी एक कीमत अब बनती जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, 71 2.0 वेरी नाइसली समड अप। ठीक है, वक्फा लें। वेलकम बैक। हमारे प्यारे पाकिस्तान की एक खूबी या खासियत, अगर आप अल्फाज इस्तेमाल करना चाहें, वो ये है कि हर हफ्ते या कभी कभी हर रोज़ कोई एक ऐसी अजीब व गरीब और कभी कभी इंतहाई शर्मनाक खबर मंजर आम पर आती है और बंदा कहता है कि यार क्या करना चाह रहे हैं आप। आज की जो एंट्री है इस फिल्मी कैटेगरी में वो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब की गिरफ्तारी। अमजद शोएब साहब को 3 दिन की जिस्मानी रिमांड में दे दिया गया है, पुलिस के हवाले कर दिया गया है। 80 साल की उम्र है इनकी, और इन पर क्योंकि पिछले रोज़ इतवार के दिन इन पर एक FIR दर्ज हुई थाने में मैजिस्ट्रेट साहब की कंप्लेंट पर, जिसमें सेक्शन 153A मुख्तलिफ ग्रोहों के बीच में दुश्मनी पैदा करनी, प्रमोटिंग एनमिटी, यही कहते हैं, और फिर नफरत, और फिर सेक्शन 505 जे स्टेटमेंट्स कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचिफ, ये इन पर इल्ज़ाम लगे। किया क्या था जनरल साहब ने? जनरल साहब एक शो पर गए, एक निजी चैनल जिसका नाम बोल है, और उसमें एक निजी एंकर जिनका नाम इमरान खान है, वो वाले इमरान खान नहीं, एंकर इमरान खान, उनके शो में वो गए और बात हो रही थी। अच्छा, अब मैं आपको क्लिप चला देता, लेकिन मैं इंतहाई बुज़दिल हूँ, मुझे 3 घंटे की रिमांड भी, हालांकि उस क्लब में कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ लेकिन बातें क्या हुई हैं उसमें। अच्छा, बात हो रही थी कि जो अभी लेटेस्ट जो एंट्री है PTI की, और वो है जेल भरो तहरीक, जो आपको पता है कि इंतहाई कामयाब रही है, और मतलब इतनी जेल भर गई हैं कि लोगों को तो मतलब मेरा ख्याल है कि शायद पुलिस स्टेशन और स्कूलों में भी मैदानों में बंद किया हुआ है कि आपने इधर ही रहना है, बस कहीं जाना नहीं है आपने। तो आपको पता है मतलब पूरे मुल्क में चल रही है, उसके बारे में बात हो रही थी, और जनरल शोएब साहब से पूछा गया कि जी क्या ख्याल है आपके बारे में। उसने कहा कि यार देखें, इस तरह की मुहिम में, और लॉन्ग मार्च का भी उसने जिक्र किया, सिर्फ कारकुन ही जलीलो ख्वार होते हैं। ये मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पर जनरल साहब को, इससे आगे कोट नहीं करूँगा मैं। और फिर उन्होंने खुद एक सजेशन दी, ये नहीं कहा कि ये करें आप, ऐसी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जी अगर कोई ऐसी कॉल दी जाती कि जी लोग दफ्तर ना जाएं या हुकूमत ऑफिसर्स ऐसे ड्यूटी अपनी ना दें, जो आप समझें कि 2014 का जो धरना था उसमें सिविल नाफरमानी, आपको याद है, वो बिजली के बिल जलाए गए थे, उसका ये 5% भी नहीं था। खुल के मैं आपको कह रहा हूं। तो इस पर उनको पकड़ लिया गया है, और ये एक इंतहाई अजीब व गरीब बात है फ्रैंकली स्पीकिंग। और क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पर, आपने भी, आप ज़ाहिर है कि आप वाकिफ़ हैं शोएब अमजद साहब से, और आपने देखा होगा कि सालों से, बल्कि मेरे ख्याल है कि दहाइयों से, जब से टीवी शुरू हुआ है यहाँ पाकिस्तान में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक्सप्लोजन हुई थी मुशर्रफ के दौर में, ये एज ए दिफाई तज्जियाकार मुख्तलिफ शोज़ पर आता है। अच्छा, दिफाई तज्जियाकारों की जो खूबी है वो ये है कि दिफाई मामलात के अलावा वो हर एक चीज़ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो दहाइयों से हमने शोएब साहब को भी सुना है, कभी किसी सियासतदान
के बारे में बात, कभी ऐसे इल्ज़ाम भी लगाते हैं जो बेबुनियाद है, जो आप कभी साबित नहीं कर सकते, लेकिन मकसद साबित करना नहीं होता था, मकसद होता था एक नैरेटिव बनाने का। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं तो 2019 अप्रैल 2019 जब मामलात कदरन बेहतर थे तो ISPR की जानिब से एक लिस्ट आई और उसमें कहा गया कि जी ये 26 रिटायर्ड अफसरान हैं पाकिस्तान फौज के, जिनको इजाज़त है दिफाई तज्जियाकार के तौर पर टीवी चैनल्स पर आने की, और अगर और कोई है जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है वो हमारे से NOC ले सकते हैं। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है, नोटिफिकेशन में ये भी था कि ये हमारे तर्जुमान हैं, लेकिन अनऑफिशियली हमें पता है कि जो एक नैरेटिव था उसकी तो तर्जुमानी जरूर करते थे, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्या आपसे हम शर्माएं। लेकिन फिर पिछले साल 2022 में पता नहीं क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नोटिस जारी किया और कहा कि जी ये जो रिटायर्ड सर्विसमैन के कुछ इदारे बने हुए हैं, जैसे पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी या वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, इनसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ला ताल्लुकी का इजहार किया। जो PESS है, पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटीज, वो उनके हेड हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। तो जो इसमें असल में हुआ क्या है, क्योंकि अगेन मैं आपको ये कहूँगा कि दिल पे हाथ रख के कि उनका क्लिप बार बार सुना है, जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं और वो भी कि पर्चा कल काटा, आज आपने बंदे को रिमांड में ले लिया है, तो मेरा ख्याल है काफ़ी जाहिर है कि जो उन्होंने बोल टीवी के शो पे बोला वो शायद वजह नहीं थी इनको रखने के लिए, उठाने की, और बल्कि वजह शायद ये थी कि अक्सर प्रॉक्सीज की तरह, अक्सर अनगाइडेड मिसाइल्स की तरह ये गलत टारगेट पे चले गए थे जो पहले प्लान में नहीं था। अच्छा, जो बेस्ट बात है ना वो सब इसमें ये है कि पूछा गया कि जी 3 दिन की जिस्मानी रिमांड में आप क्या हासिल करना, मतलब मजीद क्या होगा, क्या 80 साल उनकी उम्र है यार, मतलब क्या आपने इनसे निकालना है। तो जो जवाब है एडवोकेट साहब का वो मतलब लाजवाब है, सुनना चाहेंगे आप? कहेंगे कि जी क्योंकि हमने इनकी फोटोग्रामेटिक, अच्छा इसका मतलब क्या कुछ है वो बहुत भारी लफ्ज है, फोटोग्रामेटिक, हाँ फोटोग्रामेटिक एनालिसिस करना है इसका, जो ज्यादा मुझे समझ में आ रहा है कि जी ये मैच करना है कि ये जो ऑडियो आ रही है और फोटोसिंथेसिस से कुछ अलग होता है ना, उसी तरह का है मेरा ख्याल है। लेकिन इसमें ये है कि जी जैसे अभी आप मेरा कोई क्लिप आप इसके बाद सुने तो आपने चेक करना है कि यार ये वाकई ज़रार बोल रहा था, ये वाकई ज़रार की आवाज़ है, ये ज़रार की शक्ल है, या इसके पीछे कहीं शाहजेब जलानी तो नहीं छुपा हुआ। और आजकल IA का ज़माना है, आजकल AI डीप फेक्स का ज़माना है, तो अल्लाह जानता है। तो शोएब साहब के अपने वकील ने कहा कि सर मेरे क्लाइंट ने खुद बोला है ऑन एयर, इस पर क्या कराना है? उसने कहा नहीं जी कराना है, इसके लिए 3 दिन जिस्मानी रिमांड चाहिए। तो मतलब कि इसमें क्या होगा, वो शोएब साहब को यहाँ पे बिठाएंगे, साथ में उसका वीडियो चलाएंगे और कहेंगे यार आप ये दोबारा बोले ताकि हम मैच कर सकें कि ये वाकई आप बोल रहे हैं। अच्छा, क्या करना चाह रहे हो? इसमें बदनामी किसकी हुई, जनरल शोएब की हुई या उन्हें पकड़ने वालों की? मैं तो कहता हूँ पकड़ने वालों की। और देखिए अगर आप बदनामी मानना नहीं चाह रहे तो आप कुछ नहीं हो सकता ना, ये तो है ना सिर्फ बदनामी का, और इससे मुझे एक अंदाजा हो गया कहीं कितने वेले बहरहाल अगर हमने कोई ऐसी बात की जिससे मतलब कौमी सलामती को खतरा पहुंच रहा है तो हम माफी मांगते हैं और एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। ये जो आईनी बहरान है, माशी बहरान है, समाजी बहरान है, सियासी सींग फंसे हुए हैं, हमें लगता है कि चीज़ें महंगी हो गई हैं, लोगों को खाने पीने के इदारे पड़े हुए हैं, मुनाफाखोरी है, आइन को जो है का सफ़ात को जहाज़ बना बना के उड़ाया जा रहा है, ये मसले हैं। लेकिन एक और भी खामोश मसला है जिससे अंदाज़ा होता है कि किस तरह जब अनसेटल्ड होते हैं समाज या रियासतें तो फिर किस तरह दीमक लगती है, और वो दीमक होती है ब्रेन ड्रेन की शक्ल में, और वो दीमक उस वक्त लगती है जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बहुत से लोगों को नज़र आनी बंद हो जाए। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आसान उर्दू में बताऊं तो पिछले साल 2022 में जो अभी 1.5 महीने पहले ही ख़त्म हुआ है, पाकिस्तान से लगभग 8 लाख लोगों ने बैरून मुल्क हिजरत की है।
ये इसलिए ख़बर अहम है कि इससे पिछले साल यानी 2021 में 2.25 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के गए थे। एक साल बाद उससे 3 गुना ज़्यादा तादाद में लोग जायज़ तरीक़ों से, कानूनी तरीक़ों से पासपोर्ट लेके गए हैं, और ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के आदाद शुमार हैं, ये किसी अखबारी रिपोर्टर के आदाद शुमार नहीं हैं। इनमें जो 8 लाख लोग हैं, 92,000 कम अज़ कम डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, जिनकी इस पाकिस्तान को भी अशद ज़रूरत है, लेकिन उन्हें यहाँ उम्मीद नज़र नहीं आती। इनमें से 90% खलीजी ममालिक में गए हैं, 40,000 के लगभग यूरोप गए हैं। अच्छा, अब आते हैं गैर कानूनी तारिकीन वतन की तरफ। उस लिहाज से पाकिस्तान का जो नंबर है पिछले कई सालों से या तो तीसरा है या फिर चौथा नंबर है। पिछले साल तीसरा नंबर रहा, जहां से लोग बड़ी तादाद में गैर कानूनी तौर पे बाहर जाते हैं या बाहर भेजे जाते हैं। और अभी जो ताज़ा तरीन ख़बर है जो एतवार को आई है कि इटली का जुनूबी साहिल है, तो वहाँ एक कश्ती डूब गई, उसमें 200 के लगभग लोग सवार थे, 100 से ज़्यादा अमवात की तस्दीक हो चुकी है, और उसमें बताया ही जाता है कि लगभग 2 दर्जन से ज़ायद पाकिस्तानी भी शामिल हैं, उनमें बच्चे भी हैं, डेस्परेट नौजवान भी हैं। जिन 4 की शनाख्त हुई है उनमें से 2 का ताल्लुक़ गुजरात से और 2 का पिड्डी से बताया जाता है, बाकी लोगों का अभी मालूम नहीं है। लेकिन तासुर ये है कि आमतौर पर कहा यह जाता है कि लोग गुर्बत के हाथों भागते हैं, कोई जगह छोड़ते हैं, मगर यहाँ सूरत हाल ये है कि जो गैर कानूनी तारिकीन वतन जाते हैं, FIA की रेड बुक को अगर देखा जाए तो वस्ती और शुमाली पंजाब, जो कि निस्बतन आसूदा इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ से सबसे ज़्यादा नौजवान बाहर जाना चाहते हैं। क्यों ना जाना चाहते हैं, ये एक दिलचस्प मुहिम्मा है जिसे खोलने के लिए आदिल जवाद साहब हैं, सहाफ़ी हैं, जिन्होंने इस सब्जेक्ट पे एक उम्र लगा दी। हमने कहा कि आज हमारे प्रोग्राम में हमें बताएं कि ये क्या फिनोमेना है। जी अस्सलाम वालेकुम वसल्लम साहब, शुक्रिया आपका मुझे मदू करने का। और ये वाकई जैसे आपने बताया कि अमूमी तौर पे ये तासुर पाया जाता है कि लोग गुर्बत की वजह से या अपने नामसाइद हालात की वजह से वो अपने मुल्क छोड़ते हैं और एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में जाते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान से के जो 4 सूबे हैं जो कि वस्ती, और आपने जैसे बताया कि एक शुमाली पंजाब के 4 अजला हैं, इन 4 अजला में जिसमें गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला और सियालकोट शामिल हैं। ये वो 4 अजला हैं जहाँ से पाकिस्तान की जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो यूरोप के लिए होती है, जो कि बलूचिस्तान के ज़रिए पहले ईरान का बॉर्डर क्रॉस करते हैं और फिर ईरान से तुर्की का बॉर्डर क्रॉस किया जाता है और फिर तुर्की से आगे जो है यूरोप के लिए मुख्तलिफ़ ज़रियों से जाया जाता है, जैसे कि इटली में वाक़या हुआ कि वो समंदर में छोटी छोटी बोट्स में। लेकिन दिलचस्प अमर ये है कि चूँकि ये इलाके एक तो एग्रीकल्चर वाइज भी, ज़रूरी हवाले से भी इंतहाई ज़रखेज़ इलाके हैं, जब और इंडस्ट्री के हवाले से भी ये पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े इंडस्ट्रियल शहरों में शामिल होते हैं। लेकिन ये क्या वजह है, क्या फिनोमेना है? अगर आप इन चारों अजला में जाएं और इनके गांव देहातों में जाएं तो आपको लिटिल नॉर्वे भी मिलेगा, लिटिल पेरिस भी मिलेगा, लिटिल और शहर भी मिलेगा। उसकी वजह यह है कि वो जो लोग 60s और 70s में यहाँ से गए और उन्होंने वहाँ जाके अपना जो भी कारोबार इस्टेब्लिश किया या अपनी नौकरी, कोई अच्छी जॉब ली, और उसके बाद आके उन्होंने अपने गांव में घर बनाए, और वो इतनी बड़ी अब एक वो बन गई है, एक ट्रेडिशन बन गया है, एक उनकी सकाफत का हिस्सा बन गया है कि उन अजला में रहने वाले, ख़ास तौर पे जो देही इलाकों में रहने वाले हैं, वो ज़रूरी ज़मीन के भी अच्छे खासे मालिक होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन उनके यहाँ जब तक कि वो यूरोप नहीं जाएंगे उस वक्त तक उन्हें आम जबान में मर्द नहीं समझा जाता। अब और उनके लिए शादियाँ जो हैं वो, मतलब जो खूबसूरत लड़कियों का रिश्ता उन्हें नहीं मिल सकता, लेकिन जो यूरोप चला जाएगा, चाहे वो कितना ही अनपढ़ क्यों ना हो, वो उसे जो है अच्छी लड़की का रिश्ता दिया जाएगा, और ये एक फिनोमेना बन गया है वहाँ पे।
हर फैमिली से एटलीस्ट एक आदमी वहाँ होता है, और जब उनका बेटा बड़ा हो जाता है तो बाप अगर है तो बेटा, बाप वापस आ जाता है और बेटा चला जाता है। अच्छा, तो आदिल मतलब कि मुझ नहीं तो कुछ नहीं, तो सुना था हमने यहाँ पे, मतलब यूरोप नहीं तो कुछ नहीं, ये चल रहा है यहाँ पे। जी, असल में वो दरार साहब, ये मामला ये है कि ये तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि यूरोप में आप जाके चाहे आप किसी भी तरह, अब वो हालात शायद आज के लिए वो ना हो, लेकिन आज से 20 25 30 साल पहले बेहतर रोजगार के मौके तो मौजूद थे, और वहाँ लोगों ने बिजनेस भी किए और वो भी सारी चीज़ें अपनी स्टैब्लिश की, और वो एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे, और उन्होंने अपने गांव देहातों में ज़रूरी ज़मीनें भी खरीद ली, अपने घर भी बना लिए। लेकिन वो ये सिलसिला रुक नहीं रहा है कि पैसे बनाने के बावजूद ये फैमिली दर फैमिली ये रिवायत मुंतकिल हो रही है। और मज़े की बात ये है कि ये इतना खतरनाक और कठिन कठिन रास्ता है कि इसके अंदर हम, मतलब हम देखते हैं कि हर रोज सैकड़ों की तादाद में ईरानियन इंटेलिजेंस, सबसे पहले पाकिस्तानी रेंजर्स और एफसी, बलूचिस्तान जाने वाले कोयटा के रास्ते या कराची के रास्ते से जो मनबलू ईरान का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, रोजाना सैकड़ों हजारों की तादाद में पाकिस्तानी फोर्सेस पकड़ती हैं और उन्हें वापस करती हैं। फिर ईरानियन फोर्सेस उन्हें पकड़ती हैं, वो वापस करती हैं। रास्ते में वो जब इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो बहुत लोग मर भी जाते हैं। फिर ईरान में वो मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं जहाँ पे उनसे इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया जाता है। इसमें यूएनओडीपी की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जिसमें ना सिर्फ उनसे जो है उनको बॉन्डेड लेबर की जाती है, जबरी मुशक्कत ली जाती है उनसे, जो बीच में जो सब एजेंट्स होते हैं, क्योंकि ये एक आदमी से दूसरे आदमी तक सिलसिला चलता ये है। अच्छा आदिल, आदिल यहाँ पर हमने एक वक्फा लेना है और वक्फे के बाद आगे कि इसके पीछे जो पूरी इंडस्ट्री है उसका तरीका वारदात क्या होता है, तरीका कार क्या होता है। आफ्टर द ब्रेक वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं तहकीकाती सहाफ़ी आदिल जवाद से, जो डिजिटल मीडिया आउटलेट डेली स्कूप टीवी के भी को फाउंडर हैं। आदिल, अभी आप हमें समझा रहे थे कि कितनी मुश्किल एक ये रास्ता होता है, किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है, आपकी जान भी जा सकती है। जैसे अभी आज हमने इटली में देखा है, हर हफ्ते इस तरह की छोटी बड़ी खबर आ रही होती है। अब जाहिर है कि ये दिहाइयों से ये कारोबार चल रहा है, इसको मैं कारोबार बल्कि मैं इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दूंगा। कॉटेज इंडस्ट्री है ये एक हमारी, और बिलखसूस उन 5 अजला की जिनका आपने अभी जिक्र किया था। अब कोई ऐसी इंडस्ट्री चल नहीं सकती जब तक कोई ना कोई बैकिंग हो, या कोई ना कोई या तो सियासी या नीम सियासी या सरकारी सपोर्ट ना हो। तो आप थोड़ी सी हमें समझा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री की जो इनर वर्किंग्स हैं वो कैसे होते हैं? देखें, ये चूंकि मैंने आपको बताया कि ये 4 अजला जो हैं पंजाब के, बेसिकली यहाँ इसकी जो इकॉनमी है, मैं तो उसको कहूँगा कि ये पॉलिटिकल इकॉनमी है। सही। यानी उसकी जो सियासी उसके वारिस हैं या सियासी सरपरस्त हैं, बेसिकली ये गुजरात के जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, खासतौर पे एक फैमिली का नाम तो बहुत ज़्यादा लिया जाता है कि वो इब्तिदा में पहले खुद इस काम में इन्वॉल्व थे, और उनके आशीर्वाद से ये होता था। उससे पहले, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अर्ली 2000 में और इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब के पहले 2 अदवार में ये लोग वजारत दाखिला अपने पास रखते थे, क्योंकि उसमें FIA इन्वॉल्व होती थी और वो पूरा सिलसिला होता था। जो एजेंट हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो पूरे, उनको मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है, उनके नाम नहीं डाले जाते हैं, उनको FIR में नहीं नॉमिनेट किया जाता, क्योंकि वो जो है वही ये बिलियंस ऑफ रुपीस की सालाना ये बिजनेस है। आजकल इसके जो है कितना बढ़ चुका है, क्योंकि बिलियंस ऑफ रुपीस अब ये डॉलर्स में, अब मुझे पता लगा कि कुछ अरसे से, कुछ 6-8 माह से, अब पहले इसकी पेमेंट जो है 12 से 15 लाख रुपए होता था एक आदमी को, गुजरात से या पंजाब से यूरोप पहुंचाने के। लेकिन अब जो है मुझे मालूम हुआ है कि अब इसको डॉलर्स में उन्होंने लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि रुपए की कदर कितना में ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं आजकल की क्या रेट है? एटलीस्ट $10,000 से शुरू होता है, क्योंकि ये दिन ब दिन ये सिलसिला जो है ना मुश्किल होता जा रहा है। और इसके अंदर सिर्फ $10,000 तो वो होते हैं जो एजेंट लेता है, बाकी जो आप मुख्तलिफ सब एजेंट्स जो आप मुख्तलिफ रास्ते में तुर्की और ईरान के और पाकिस्तान के होते हैं, उन्हें अलग पेमेंट की जाती है 50,000 से लाख रुपए। तो ये घूम फिर के आदिल साहब आपकी बात काट रहा हूं, कुल खर्चा एक शख्स पर अंदाजन कितना होता होगा अगर ये सारी चीजें हम मिला लें, या लोकल एजेंट, फिर वो जो आगे ईरान वाला एजेंट, ईरान से फिर तुर्की वाला एजेंट, क्या ये आज से सर ये तकरीबन जो है
15 से 20 लाख के दरमियान जो है, इट डिपेंड्स कि आपको किस किस्म का एजेंट मिले। और अगर आप रास्ते में पकड़े जाते हैं तो वो एजेंट का आपने नाम नहीं लेना होता है एफआईए को या किसी को, और एजेंट उसी पैसे में आपको दोबारा अटेम्प्ट कराता है। और आप जब तक कि आप वहां पहुंच नहीं जाएंगे, मैंने ऐसे लोगों से मिला हूँ जो 3-3 4-4 बार उन्होंने अटेम्प्ट किए। एक मैं नौजवान से मिला आज से चंद साल पहले एफआईए में, वो इसी तरह तुर्की से वापस आया। वो मुश्किल 16 साल उसकी उम्र थी, और उसके वालिद पिछले 20 साल से वहाँ, 20 तो नहीं मेरे ख्याल 16, आई डोंट नो, 2-3 दहाइयों से वहाँ थे, और अब वो इलीगल थे। तो वो बच्चा तीसरी अटेम्प्ट कर रहा था, वो 2 मरतबा नाकाम हो चुका था, दूसरी बार उसने कहा कि मैं तीसरी बार भी जाऊंगा, क्योंकि उसके वालिद वहाँ इलीगल थे और उसने वहाँ जाना था। और फिर जब उसको एफआईए ने इंटरोगेट किया तो उसको ना सिर्फ उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ा था ईरान में, लेकिन स्टिल ही वॉज विलिंग टू गो। अच्छा, एक तो जो है कानून बना था 2018 में, एंटी इमिग्रेशन, इस तरह की इलीगल इमिग्रेशन लॉ का जी होता ये है कि बजाय इसके कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस डाला जाए, जो भी कंसर्न आदमी है जिसने इन बंदों को भेजना है, ज़्यादा से ज़्यादा जाली डॉक्यूमेंट बनाने का केस डाल दिया जाता है, और उसमें आपको जो सज़ा है वो 3 साल होगी, जुर्माना कोई 10 लाख हो जाएगा, जो उनके बाएं हाथ का खेल होता है, और इस तरह वो बाहर आ जाते हैं। हर साल जो रेड बुक एफआईए की बनती है उसमें 2-4-5 मछलियां आगे पीछे हो जाती हैं, सेम वही चल रहे होते हैं। वो अगर अंडरग्राउंड है तो उनके भाई भतीजे चला रहे होते हैं। तो ये जो एक हाइड्रा हेडेड किस्म का सिचुएशन है, तो ये प्रैक्टिकली मुझे तो नहीं लगता कि ख़त्म होगी, जिस तरह का सिस्टम चल रहा है वहाँ पे। देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं ना। एक पहलू ये है कि ये इस रास्ते से हमारे मिडिल ईस्ट के लिए भी इलीगली लॉन्चों में लोग जाते हैं, ओमान वगैरह, यही बलूचिस्तान वाला बॉर्डर है। और इसी रास्ते से वहाँ भी वो जो मिडिल ईस्ट के लिए जो जाते हैं, वो हमारे केपी, खैबर पख्तूनख्वा के जो बिल्कुल ही लोअर इनकम क्लास लोग हैं वो जाते हैं। और ये दो जो यूरोप और केपी, और फिर आप अगर यूके मिला लें, तो ये बेसिकली पाकिस्तान को जो ज़रिए मुबादला मिलता है उसकी एक बहुत बड़ा जरिया है। तो एक तरफ इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, एक तरफ पाकिस्तान के लोगों को रोजगार मिलता है, दूसरी तरफ वो ज़र मुबादला भेजते हैं। तीसरा मसला ये है कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये बेसिकली एफआईए की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती, एफआईए या लॉ इन्फोर्समेंट की मर्जी के बगैर। लेकिन ये इस पे सरफ नज़र किया जाता है पिछले 20 साल से। तो मैं देख रहा हूँ कि जो एफआईए के एक डिप्टी डायरेक्टर थे चौधरी शरीफ साहब, जिनका बाद में एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, वो उनके ऊपर नैब का केस बना इसी हवाले से। और वो जब वो नैब से उन्हें रिहा हुए तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने उन्हें टिकट दे दिया। अनफॉर्चुनेटली वो टिकट लेके लाहौर से वापस आ रहे थे फैसलाबाद, तो वो ट्रैफिक एक्सीडेंट, आज भी उनके साहबजादे मेरे ख्याल असेंबली में मौजूद है। तो ये इस सारे उसमें आप देखें कि ये सारे कनेक्शन अगर आप मिलाएं तो वो सियालकोट के लोगों को, जिसमें सियालकोट के मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस हैं, एक पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक था वो भी थे। तो ये वो सब लोग हैं जो किसी ना किसी तरह इस बिजनेस से भी वो हैं। और इसमें एक तरह से एक नर्म रवैया रखा जाता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी स्टेट, क्योंकि अभी हाल ही में ये हर 2-3 महीने में या 6 महीने में ये होता है कि जो लोग वापस आते हैं उनके खिलाफ केस किया जाता है और उनसे पूछा जाता है। 17(1) का एक केस होता है जिसमें इलीगल इमिग्रेशन एक्ट, जो आपका इमिग्रेशन एक्ट है, उसके तहत होता है। तो वो इमिग्रेशन एक्ट का केस जो है, फिर हर 6 महीने बाद एक पॉलिसी आती है कि नहीं, ये इमिग्रेशन, ये तो विक्टम्स हैं। अच्छा, विक्टम्स होते हैं, जब वो चले जाते हैं तो वो एजेंट का नाम नहीं बताते हैं, क्योंकि ये तो पहले से तयशुदा होता है कि अगर आप एजेंट का नाम बताएंगे तो आपके पैसे चले गए। आप एजेंट का नाम नहीं बताएंगे तो आपको दोबारा अटेम्प्ट कराई जाएगी उन्हीं पैसों में। तो वो जब उन्हें डर नहीं होता एफआईआर का, तो अब ये पॉलिसी अब ये जो मौजूदा डीजी आए हैं, इससे पहले राय ताहिर साहब जो डीजी थे एफआईए के, उन्होंने 2-4 महीने ही रहे, लेकिन उन्होंने काफ़ी कोशिश की। और पाकिस्तान जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जो टियर 2 कैटेगरी की वॉच लिस्ट में था, पाकिस्तान को उन्होंने अपग्रेड करके वॉच लिस्ट से हटा दिया। पाकिस्तान स्टिल इन कैटेगरी 2, लेकिन वॉच लिस्ट से हटा क्योंकि उन्होंने काफ़ी उस पर क्रैकडाउन किया, काफ़ी
को ठीक रोका है, एयरफोर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल। हम सॉरी आपसे बहुत बात करते रहते, लेकिन बहुत बड़ा वक्त सब्जेक्ट है। हमारा बहुत बड़ा सब्जेक्ट। बेसिकली इसको मेरा ख्याल है विक्टिमलेस क्राइम समझा जाता है ना, हाँ, कि यार देखो लोग यहाँ से जाने हैं, हाँ, एक तो हमारे पे दबाव भी कम हो जाएगा, ऊपर से पता नहीं कौन जेवर बेच के, जमीन बेच के, मकान बेच के पैसे इकट्ठे करके वो जा रहा अपनी है। जगह, लेकिन पॉइंट इज कि जब वहां पहुंचेंगे तो फिर वो डॉलर और यूरो भी भेजेंगे, थोड़े से हमारे भी पहिए चलेंगे, और लोकल इकोनॉमी का तो आपने सुन ही लिया है, वो तो चलती और है। वैसे भी यहाँ वो कहते हैं जी इस रियासत में अब क्या उम्मीद बची है कि हम क्यों रुकें, ये भी तो वो अपनी जान को ही खतरे में डाल ये भी, और फिर शादियां भी करनी होती है ना सर, वो बात की वो बात। बात की बात। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।